हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। विजन आईएएस की पीटी 365 को कवर किया जा रहा है, जिसमें ये आपका अपडेटेड स्टडी मटेरियल आया हुआ है जो जनवरी 2024 से मार्च 2024 तक के करंट अफेयर को कंप्लीट करता है। इसमें अभी तक इसके 4 मेजर टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था को कवर किया गया। भारतीय राज्य व्यवस्था के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कवर किया गया, फिर अर्थव्यवस्था को कवर किया गया और पर्यावरण के टॉपिक को कवर किया गया। ये आपके 4 मेजर टॉपिक कवर हो गए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह सामाजिक मुद्दे, जो कि 5th मेजर इसका टॉपिक है। इसके अंतर्गत ये आपका 5th मेजर टॉपिक रहेगा। फिर आपके 2 और टॉपिक बचे रहेंगे, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एक संस्कृति से रिलेटेड। तो आपका एक एक करके एक एक दिन में वो भी कवर कर दिया जाएगा। आपको पहले ही बता दिया जा चुका है कि इसको इस तरीके से कंप्लीट कराने का मतलब ये है कि आपने पहले पीटी 365 उसका इन्वायरमेंट का या फिर पॉलिटी का, आईआर का या सोशल इशू का देखा हुआ है। तो साथ ही साथ में इसका भी एक लेक्चर देख के आप अपना एक सेक्शन कवर कर सकते हैं कि आपने पॉलिटी का पीटी 365 देखा तो ये अपडेटेड है, तो इसका एक लेक्चर में ये 1 घंटे के आसपास में आपका ये कवर होता है। तो साथ ही साथ आप इसको भी देख लेते हैं तो आपका एटलीस्ट अप्रैल से मार्च तक का करंट अफेयर एक सेक्शन का कवर हो जाएगा। तभी इसको इस मतलब कि सब्जेक्ट वाइज बनाया गया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। चलिए तो इसके मेजर टॉपिक देख लेते हैं, जिसमें आता है कि भारत में कुल प्रजनन दर में गिरावट, भारत में महिलाओं का आंतरिक प्रवचन, भारत में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल में सुधार, स्ट्रीट वेंडर के बारे में, क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा देने में, शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट, समग्र प्रगति कार्ड में, इच्छा मृत्यु, मिताक्षरा कानून, सपिंड विवाह, अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी, जेंडर लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 के बारे में, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023, अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के अंतर्गत इसको पढ़ा जाएगा। तो ये सामाजिक मुद्दे के रिलेटेड आपके मेजर टॉपिक हैं, इन सबको आज की क्लास में कवर करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक आता है कि भारत में कुल प्रजनन दर में गिरावट के संदर्भ में। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर इसकी आपको पीडीएफ मिलेगी। साथ ही साथ जो भी अन्य जो हमारे द्वारा टॉपिक कराए जाते हैं या जो भी पीटी 365 है, मंथली मैगजीन है और जो भी क्रैश कोर्स श्रृंखला भी चल रही है, तो उन सभी की पीडीएफ भी आपको यहाँ पर उपलब्ध होगी। तो ये टेलीग्राम लिंक है, मतलब कि टेलीग्राम में आप इस तरीके से सर्च करते हैं तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, तो उसको आप ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो हाल ही में क्या इसके संदर्भ में क्या चर्चा में रहा है कि हाल ही में लेसेंट ने प्रकाशित ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 2021 में इस बात को रेखांकित किया है कि भारत की कुल प्रजनन दर घटकर 2050 तक 1.29 और 2100 तक 1.04 हो जाने की संभावना है। अब जानते हैं कि कुल प्रजनन दर आखिर होती क्या है, जो कि इसमें एक तरीके से गिरावट देखने को मिली हुई है कि इस तरीके के 2050 तक ये 1.20 रहेगी और 2100 तक 1.04 रहेगी। तो कुल प्रजनन दर जो होती है वह एक महिला द्वारा 15 से 49 वर्ष की आयु में, मतलब कि जो महिला का प्रजनन काल होता है उस दौरान जो प्रजनन काल होता है उसकी एज 15 से 49 वर्ष की होती है, उसमें पैदा होने वाले बच्चों की औसत संख्या में इसे संख्या के रूप में इसे परिभाषित किया जा सकता है। और इसको पूरे प्रजनन काल में एक समान जनन क्षमता और पैटर्न इसका बना रहता है, मतलब कि हमेशा एक समान एक प्रजनन क्षमता भी होती है जो कि जनन क्षमता होती है और उसका ही पैटर्न बना रहता है। 2.1 की कुल प्रजनन दर, यानी कि प्रत्येक महिला द्वारा 2 बच्चों को जन्म देने की स्थिति जनसंख्या प्रतिस्थापन दर कहलाती है, जो कि जनसंख्या में सापेक्षिक स्थिरता को दर्शाती है। 2021 में भारत TFR 1.91 थी, जो कि 2.1 पर प्रतिस्थापन दर से कम थी, और भारत में 2050 तक 1.3 करोड़ बच्चा पैदा होने की संभावना बताई गई है। अब आता है कि कुल प्रजनन दर की गिरावट के कारण को देख लेते हैं, फिर इसके प्रभाव को देखेंगे। इसके गिरावट के कारणों को देखा जाए तो इसमें देखा जाए कि महिलाओं में शिक्षा के स्तर में वृद्धि और गर्भ निरोधक दवाओं का बढ़ता उपयोग, परिवार नियोजन हेतु शुरू की गई पहलों, दंपति को बच्चों की संख्या निर्धारित करने और बच्चों के जन्म के बीच अंतराल रखने के संबंधी निर्णय लेने में मदद मिली है। देरी से विवाह करने के कारण गर्भधारण के औसत आयु में वृद्धि हुई है। जीवन शैली से जुड़े कारक जैसे मोटापा, तनाव, धूम्रपान, प्रदूषण का बढ़ना है और बाल स्वास्थ्य सेवाओं सुधार के कारण बाल मृत्यु दर में आई गिरावट इसके प्रमुख कारण है।
अब आते हैं कुल प्रजनन दर की गिरावट के प्रभाव के बारे में देखते हैं, जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभावों के संदर्भ में देखते हैं। सकारात्मक प्रभाव के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें संसाधनों का बेहतर उपयोग कि प्रजनन दर में कमी आने से भूमि, जल और अन्य संसाधनों पर दबाव कम होगा। इससे पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। शैक्षिक दक्षता होगी, जो कि कुल प्रजनन दर में गिरावट आने से स्कूलों के बच्चों की संख्या में भी कमी होगी। इससे बच्चों का बेहतर ध्यान दिया जा सकता है और इससे अच्छे शैक्षणिक परिणाम प्राप्त होंगे और इसके लिए सरकार के प्रति अतिरिक्त संसाधन भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नकारात्मक प्रभाव को देखा जाए तो यह आश्रित आबादी के अनुपात में वृद्धि होती है, जो कि साधारण भाषा में यह प्रति 100 व्यक्तियों में आर्थिक रूप से उत्पादक आयु समूह है, जो कि 15 से 64 वर्ष है, और आश्रित आयु समूह जो कि 15 वर्ष से 60 वर्ष से उससे अधिक के बीच का अनुपात है। वित्तीय चुनौतियों में कामकाजी आबादी कमी और सामाजिक सुरक्षा के व्यय में वृद्धि होगी। प्रवासन पैटर्न होगा, जो कि प्रजनन दर के घटने से प्रवासन पैटर्न भी प्रभावित होता है, जो एक ऐसे देश जहां वृद्ध लोगों की आबादी अधिक होती है वे कार्यबल में कमी को दूर करने के लिए अपने यहाँ प्रवासियों को आकर्षित कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आता है। अब आता है भारत में महिलाओं का आंतरिक प्रवसन के बारे में कि भारत में प्रवसन की रिपोर्ट 2020-21 जारी की गई। रिपोर्ट जो है वह आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पर आधारित है और इस रिपोर्ट के अनुसार पुरुषों की प्रवसन दर 10.7% है, जबकि महिला प्रवसन दर 47.9% होती है। भारत में महिलाओं की प्रवसन की आंतरिक प्रवसन की स्थिति को देखा जाए तो इसमें आता है प्रवासी प्रवसन कि यह भारत में प्रवसन दर के जो 28.9% होने का अनुमान है। राज्यों के भीतर यह अंतर्राष्ट्रीय रुझान देखने को मिला है कि राज्य के भीतर प्रवासन करने वाली ज़्यादातर आबादी महिलाओं की है, जबकि एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवासन करने वाली जो महिलाओं की आबादी है पुरुषों की है। जो सर्वाधिक आबादी है वह पुरुषों की है और राज्य के भीतर प्रवासन आबादी का जो लगभग 33% विवाह के कारण प्रवासन से संबंधित है, वही राज्यों के भीतर भी होने वाले महिला प्रवासन के मामले विवाह की वजह से होने वाली प्रवासन का 51% होता है। और ग्रामीण शहरी रुझानों के आधार पर ग्रामीण से शहरी अंतर्राज्यीय प्रवासन पुरुषों की संख्या अधिक होती है, जबकि ग्रामीण से ग्रामीण प्रवासन में महिला प्रवासियों की संख्या अधिक होती है। तो इस तरीके से ये स्थिति देखने को मिलती है। महिलाओं के प्रवासन के कारण को देखा जाए तो इसका विवाह तो 86.6 का होता है। विवाह के कारण प्रवासन होता है कितना 86.8%। रोजगार के द्वारा होता है 0.7%। आवासन संबंधी समस्या के कारण 0.8% और माता पिता या परिवार के कमाऊ सदस्यों के प्रवास के कारण इसका जो प्रवासन होता है 7.3%। तो महिलाओं का सर्वाधिक प्रवासन होता है आपका विवाह के कारण होता है और रोजगार की जो स्थिति है सबसे कम है, यानी कि 0.7% इसमें है। अब आता है नेक्स्ट भारत में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल में सुधार के बारे में कि नीति आयोग ने भारत में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल में सुधार करना वरिष्ठ नागरिक देखभाल प्रतिमान की पुनर्कल्पना नामक अध्ययन पत्र पर जारी किया गया। वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल पर एक नज़र डाली जाए तो इसमें आता है जनसांख्यिकी विशेषताएं, जो कि भारत में वरिष्ठ नागरिक उन्हें कहा जाता है जिनकी आयु 60 वर्ष से उससे अधिक है और उनकी आबादी वर्ष में भारत की कुल जनसंख्या के 10% थोड़ा अधिक और लगभग 104 मिलियन है। स्वास्थ्य में कि 75% वरिष्ठ नागरिक या एक से अधिक क्रॉनिक बीमारियों से पीड़ित हैं। पेंशन के बारे में कि इसमें 78% आबादी वृद्ध आबादी बिना पेंशन कवर के जीवन व्यतीत करती है। आहार में कि भारत में वृद्धि आबादी में खाद्य असुरक्षा बढ़ रही है, तो इसके अंतर्गत आता है। भारत में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए सहायता फ्रेमवर्क की बात की जाए तो इसे संवैधानिक प्रावधान में आता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के अंतर्गत राज्य बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तता आदि की दशाओं में कार्य, शिक्षा, लोक सहायता पाने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपबंध करेगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में इसे राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 9 और संवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20, 23, 24 वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा एवं आर्थिक और सामाजिक नियोजन से संबंधित होती है। कानूनी उपाय के अंतर्गत देखा जाए तो हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 20 में संतान के लिए अपने वृद्ध माता पिता को भरण पोषण प्रदान करने अनिवार्य बनाती। आयकर अधिनियम वरिष्ठ नागरिकों को कर में छूट प्राप्त करने में दावा करने की सुनिश्चित करता है। वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 अपनाया गया और राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की योजना 2016 में कानूनी सहायता की आवश्यकता वाले बुजुर्ग नागरिकों को सहायता प्रदान करना है। तो इसके अंतर्गत ये कानूनी उपाय है। इसके अंतर्गत कल्याणकारी योजना और कार्यक्रम के अंतर्गत देखा जाए तो यह सक्षम वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानपूर्वक पुनः रोजगार पोर्टल
प्रदान करना, जिसके उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों में निजी क्षेत्र के नियोजक में जोड़ना है। सीनियर एजिंग ग्रोथ सिस्टम होना, मतलब कि ये इंडियन पहल जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए देखभाल संबंधी उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए लॉन्च किया गया। और अन्य कल्याणकारी उपाय के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष, वयोश्रेष्ठ सम्मान, सुगम्य भारत अभियान और राष्ट्रीय वयोश्री योजना इसके अंतर्गत शामिल होती है। वरिष्ठ नागरिकों की हित व देखभाल के लिए नीतिगत समर्थन होता है, जिसमें वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जो कि इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना के अंतर्गत है, और अटल वयो अभ्युदय योजना जो कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक एकीकृत कार्यक्रम होता है। तो इस तरह के वरिष्ठ नागरिकों के लिए नीतिगत कार्यक्रम चलाए गए। स्ट्रीट वेंडर्स या जीविका संरक्षण स्ट्रीट वेंडर विनिमय अधिनियम 2014 के बारे में कि हाल ही में आजीविका व शहरी कार्य मंत्री ने स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम 2014 के प्रावधानों के कार्यान्वयन को धीमी गति का उल्लेख किया। इसमें भारत में किसी भी स्ट्रीट वेंडर में कि किसी सड़क या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान या निजी जगह पर अस्थायी रूप से निर्मित संरचना जैसे दुकान, ठेला, रेहड़ी, पटरी आदि से या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर वस्तुएं या सेवाओं की बिक्री करने वाले को स्ट्रीट वेंडर कहा जाता है। स्ट्रीट वेंडर अधिनियम 2014 के अंतर्गत मुख्य विशेषता आती है कि स्ट्रीट वेंडर के अधिकार प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर को वेंडिंग प्रमाण पत्रों और उल्लेखित नियम शर्तों के अनुसार स्ट्रीट वेंडर गतिविधियां संचालित करने का अधिकार है। डाउन वेंडरिंग समितियों के अंतर्गत इसमें प्रत्येक स्थायी समितियों में इनका गठन किए जाने का प्रावधान। हुई समितियां किसी शहर में वेंडिंग जोन की गणना, पहचान और आवंटन का काम करेंगी, और इसमें इस टाउन वेंडिंग समितियों में मिश्रित रूप से गठित किए जाने का प्रावधान है, जो कम से कम 40% निर्वाचित सदस्य स्ट्रीट वेंडर होंगे, जिनमें 1/3 महिलाएं होंगी। स्ट्रीट वेंडर का एक तरीके से सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें यह कार्य चिन्हित किए गए हैं कि इन वेंडर में प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रत्येक 5 साल में कम से कम एक बार किए जाने का प्रावधान है, तथा इस पर वेंडर्स की संख्या की अधिकतम सीमा जो वार्ड या जोन में कस्बे या शहर की आबादी में जो 2.5% निर्धारित की गई है। शिकायत निवारण समितियों के अंतर्गत इसमें एक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी होता है, जिसमें कम स्ट्रीट वेंडर की शिकायतों की निष्पक्ष जांच करना है, और यह जब्त किए गए माल में वापस करने की अवधि के संदर्भ में होता है। अब आता है क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा देने के संदर्भ में कि शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों और उच्चतर शिक्षा संस्थानों को अगले 3 वर्षों में संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत सूचीबद्ध भाषाओं की अध्ययन सामग्री डिजिटल रूप से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। क्षेत्रीय भाषाओं की शिक्षा की नीतिगत फ्रेमवर्क को देखा जाए तो इसमें आता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसमें शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर बहुभाषी लर्निंग आवश्यकता पर बल दिया गया। इसमें प्रावधान किया गया है कि जहां भी संभव हो कम से कम 5 तकथा शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए, और प्राथमिकता में यह होना चाहिए क्योंकि यह कक्षा 8 तक और उससे ऊपर कक्षा तक की शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होता है। इसे त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करने का प्रावधान किया गया, और इसमें परिवार में बोली जाने वाली भाषा या मातृभाषा में उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्य पुस्तकें होती है जो उपलब्ध कराने का प्रावधान होती है, और इसमें शिक्षकों को पढ़ाते समय द्विभाषी दृष्टिकोण का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। शिक्षा का अधिनियम 2009 में यहाँ जहाँ तक संभव है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, और संविधान के अनुच्छेद 350 के 1 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर में मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है शिक्षा क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा से देने की संदर्भ में मुख्य पहलों की बात की जाए तो इसमें पहला आता है कि अनुवादनी AI आधारित ऐप, जो कि इस ऐप के जरिए इंजीनियरिंग, मेडिकल या लॉ या अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और कौशल विकास से संबंधित पुस्तकों का अनुवाद किया जाता है। ई-कुम्भ पोर्टल के द्वारा या AICTE से अलग अलग भारतीय भाषाओं में तकनीकी शिक्षा से जुड़ी निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया। दीक्षा पोर्टल जो कि 30 से अधिक भारतीय भाषाओं में स्कूली शिक्षा की अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराता है। प्राकृतिक भाषा अनुवाद मिशन के अंतर्गत यह सभी क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षण अनुसंधान सामग्री प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया। और JEE राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा, CUET जैसी प्रतियोगी परीक्षाएं 13 भारतीय भाषाओं में आयोजित की जा रही हैं। तो इसमें क्षेत्रीय भाषाओं के संदर्भ में ये शिक्षा से संबंधित मुख्य पहले शुरू की गई हैं, उसके अंतर्गत है। अब आता है शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में कि NGO प्रथम ने अपनी शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट बियॉन्ड बेसिक्स में जारी की हुई है।
ASER की रिपोर्ट्स के बारे में बात की जाए तो इस रिपोर्ट को 2005 में शुरू किया गया था और यह सर्वेक्षण स्थानीय नागरिकों समूह द्वारा किया जाता है जो ग्रामीण भारत के बच्चों में शिक्षा की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है। बेसिक ASER सर्वेक्षण जो कि 3 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों को संदर्भ में प्री स्कूल स्कूल में नामांकन के बारे में जानकारी एकत्र करता है और बियॉन्ड बेसिक सर्वेक्षण 14 से 18 वर्ष की आयु में युवाओं की गतिविधियों, जागरूकता और क्षमताओं में आकांक्षाओं पर केंद्रित होता है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नज़र डाली जाए तो इसमें पहला आता है कि 14 से 18 वर्ष के ग्रामीण युवाओं के लिए जो कि जिनका नामांकन पैटर्न 86.8% होता है, जो कि ग्रामीण युवा या स्कूल या कॉलेजों को नामांकित करती है और 84% युवाओं में स्कूली शिक्षा के लिए 8 या उससे अधिक वर्ष पूरे होने चाहिए तथा 2017 में यह आंकड़ा 81% था। सीखने का स्तर जो है वह आयु वर्ग के युवाओं में 25% युवा क्षेत्रीय भाषाओं में कक्षा 2 के स्तर में पाठ बिना अटके नहीं पढ़ सकते हैं। अन्य गतिविधियों में यह केवल 5.6% ही युवा व्यावसायिक प्रशिक्षण या अन्य संबंधित पाठ्यक्रम में शामिल होते हैं। डिजिटल पहुंच में होता है कि अब 95% पुरुष और 90% महिलाएं स्मार्टफोन का उपयोग करना चाहते हैं। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 के बारे में बात की जाए तो इसमें शिक्षा मंत्रालय ने उच्चतर शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 जारी किया हुआ है। शिक्षा मंत्रालय ने 2010 से 2011 में प्रति वर्ष उच्चतर शिक्षा की स्थिति दर्शाने के लिए एक वार्षिक विवादित AISHE आयोजन करता रहा है और इसके माध्यम से एकत्र किए गए डेटा से शैक्षणिक विकास के संकेतक जैसे संस्थान घनत्व, सकल नामांकन अनुपात, छात्र शिक्षक अनुपात, लैंगिक समानता सूचकांक और प्रति छात्र व्यय की गणना की जाती है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नज़र डाली जाए तो यह उच्चतर शिक्षा में कुल नामांकन 2020-21 में 4.14 करोड़ और 2021-22 में 4.33 करोड़ हो गया है, जो कि इसमें 2020-21 से बढ़कर हो गया है कितना 4.14 से 4.3 थे। उच्चतर शिक्षा में महिलाओं का नामांकन बढ़कर 2.07 करोड़ हो गया है, जो कि 32% वृद्धि हुई है और 6 छात्रों के नामांकन में 6 शीर्ष राज्यों में जिसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान आता है। और भारत में 18 से 23 वर्ष की आयु वर्ग के उच्चतर शिक्षा के लिए अनुमानित सकल नामांकन अनुपात 28.4% है। रेगुलर मोड के लिए विश्वविद्यालय और कॉलेजों में छात्र शिक्षक अनुपात 24 रहा है। अखिल भारतीय शैक्षणिक भारतीय लैंगिक समानता सूचकांक 1.01% है। हालांकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के वर्गों के लिए GPI क्रमशः 1.01 और 0.98% हो गया है और GPI महिलाओं के सकल नामांकन अनुपात और पुरुष के सकल नामांकन अनुपात का होता है, जिसमें GPI का एक मान होने का अर्थ है कि पुरुष और महिला दोनों के बीच समानता और 0-1 बीच के अंतर्गत होता है कि पुरुषों के बीच असमानता होना, जबकि GPI 1 का अर्थ होता है कि महिलाओं के पक्ष में असमानता को इंगित करता है। अब आता है राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, जो कि यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर किए जाने वाले आकलन होता है, जिसका उद्देश्य राज्य सरकार के स्कूलों, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, निजी सहायता प्राप्त और केंद्र सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाले 3, 5, 8, 10 के छात्रों के लिए उपलब्धि के बारे में जानकारी एकत्रित कराता है। अब आता है समग्र प्रगति कार्ड के बारे में कि परख जो कि हाल ही में सुर्खियों में रहा है। परख जो है वह राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के तहत मानक निर्धारित निकाय है। परख ने निम्नलिखित के लिए समग्र प्रगति कार्ड तैयार किया है, जिसमें बुनियादी चरण का कक्षा 1 से 2 है, प्रारंभिक चरण कक्षा 3 से 5 और मिडिल चरण जो है कक्षा 6 से 8 होता है। परख का पूरा नाम समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन सूचकांक समीक्षा एवं ज्ञान का विश्लेषण होता है। इसमें समग्र प्रगति सूचकांक के बारे में बात की जाए तो यह एक बहुआयामी रिपोर्ट है, जिसमें शिक्षार्थी की प्रगति 360 डिग्री विवरण प्रदान करती है, जिसमें बच्चे के विकास के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। यह संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, साइकोमोटर डोमेन शामिल होता है। यह रिपोर्ट साक्षी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश के अनुरूप होती है और यह 3 विकासात्मक लक्ष्यों पर आधारित होती है, जिसमें स्वास्थ्य और कल्याण, संचार के प्रभावी साधन और समृद्ध शिक्षार्थी होते हैं। HPC के निम्नलिखित उद्देश्य को ध्यान दिया जाए तो यह प्रत्येक छात्र की बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल का आकलन करने और उनकी प्रगति की एक विस्तृत रिपोर्ट प्रदान करता है। यह प्रत्येक शिक्षार्थी को विशिष्टता पर ध्यान केंद्रित करता है। बच्चे को आत्म अभिव्यक्ति और उनकी दक्षताओं के आधार पर शिक्षक द्वारा बच्चों के आकलन का दस्तावेजीकरण करना होता है और यह घर और स्कूल के बीच एक मजबूत संबंध स्थापित करता है, जिससे माता पिता अपने बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को अभिन्न बना सके। इसके अंतर्गत होता है।
अब आता है ये परख कार्यक्रम के बारे में जान लेते हैं, जो कि एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र होता है जिसे 2023 में एनसीईआरटी के एक स्वतंत्र घटक के इकाई के रूप में स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य एनईपी 2020 के द्वारा अनिवार्य अन्य कार्यों के साथ छात्र मूल्यांकन से संबंधित मानदंड, मानक, दिशा निर्देश और कार्यान्वयन समितियाँ गतिविधियाँ निर्धारित करता है। समग्र प्रगति सूचकांक या समग्र प्रगति कार्ड HPC के बिंदुओं पर नज़र डाली जाए तो इसमें आता है कि परियोजना आधारित और पूछताछ आधारित शिक्षा, क्विज, रोल प्ले, समूह कार्य, पोर्टफोलियो आदि के माध्यम से आकलन करना। यह छात्रों के सीखने के अनुभव से बेहतर बनाने के लिए स्वमूल्यांकन, सहकर्मी मूल्यांकन के साथ साथ माता पिता की प्रतिक्रिया को शामिल करता है। यह कार्यक्रम छात्रों की शक्तियों और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और आत्म जागरूकता और आत्मसम्मान का निर्माण करता है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक इसके अंतर्गत इच्छा मृत्यु के बारे में, कि हाल ही में फ्रांस की राष्ट्रपति ने गरिमापूर्ण मृत्यु की सहायता यानी कि एड इन डाइनिंग को वैध बनाने के लिए एक नए कानून को बनाने की घोषणा की है। यह कानून बीमारी की वजह से मरणासन्न व्यक्तियों को प्राणघातक दवा लेने की अनुमति देता है। इस पे एथनेसिया के बारे में जाना जाए तो एथनेसिया जो है मतलब कि जिसे इच्छा मृत्यु कहा जाता है, यह एक मर्सी किलिंग भी होती है। यह रोगी को पीड़ा को समाप्त करने के लिए उसके जीवन का अंत करने का एक तरीका होता है, जो किसी व्यक्ति की धीमी या दर्दनाक या असम्मानजनक मृत्यु होने के बजाय सम्मान के साथ मरने में उसकी सहायता की जाती है। इस शब्दावली के संदर्भ में देखा जाए तो EU और इथनोज से ली गई है, जिसका अर्थ होता है गुड यानी कि आसान मृत्यु, मतलब कि आसानी से मृत्यु, इच्छा मृत्यु के संदर्भ में इसको संदर्भित किया गया। इच्छा मृत्यु जो है दो प्रकार की होती है। एक तो होती है एक्टिव इच्छा मृत्यु, एक्टिव एथनेसिया, दूसरी होती है पैसिव एथनेसिया। एक्टिव एथनेसिया में इसमें किसी व्यक्ति के जीवन को समाप्त करने के लिए चिकित्सक द्वारा सक्रिय कार्यवाही शामिल होती है। इसमें घातक पदार्थ या बाह्य हस्तक्षेप जैसे कि रोगी को जानलेवा इंजेक्शन करना शामिल होता है। इसमें नीदरलैंड, बेल्जियम, कनाडा जैसे देशों में इसकी कानूनी असहमति होती है और इसके तहत जीवन समर्थक उपकरणों या उपचार को हटा या रोक दिया जाता है, जिससे उपकरण एक लाइलाज बीमारी वाले व्यक्ति को जीवित रखने के लिए आवश्यक होते हैं, जिसमें ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, नॉर्वे जैसे इसके देशों में इसकी कानूनी अनुमति होती है। तो इस तरीके की इच्छा मृत्यु होती है, जो कि एक्टिव और पैसिव दो तरीके से इसको संदर्भित करती है। भारत में इच्छा मृत्यु के बारे में बात की जाए तो भारत में सक्रिय इच्छा मृत्यु भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 की धारा 302 के अंतर्गत हत्या के लिए दंड, 304 के अंतर्गत हत्या की श्रेणी में न आने वाली गैर इरादतन हत्या के लिए दंड के तहत एक अपराध है। इसके महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें पहला आता है अरुणा शानबाग बनाम भारत संघवाद 2011, जो कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान की। कॉमन कॉज बनाम भारत संघवाद 2018, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि यदि कोई व्यक्ति चिरस्थायी जड़ता से ग्रसित है तो वह व्यक्ति निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का विकल्प चुन सकता है। और साथ ही इसमें कोर्ट से यह भी कहा है कि गरिमा के साथ मरना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार होता है। इलाज करवाने से इंकार करने में लिविंग बिल को लागू करना किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी होता है। और लिविंग बिल का मतलब होता है कि यह एक तरीके से कानूनी दस्तावेज होता है, जिसमें यदि कोई व्यक्ति देखभाल की आवश्यकता होने पर निर्णय लेने में असमर्थ रहता है तो अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने में असक्षम होता है और वह किस प्रकार की और किस स्तर की चिकित्सीय देखभाल चाहता है उसका विवरण इस दस्तावेज में वर्णित रहता है। अब आता है मिताक्षरा कानून के बारे में। मिताक्षरा कानून को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया है कि शून्य या अमान विवाह से पैदा हुए बच्चों को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत माता पिता की संपत्ति की हिस्सेदारी में वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने यह भी कहा है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की मिताक्षरा कानून को यह मान्यता देता है, जिसमें न्यायालय ने कहा है कि ऐसे बच्चों को एक ही पूर्वज के विस्तारित परिवार के सदस्य के रूप में मान्यता देनी चाहिए और इस प्रकार भी एक ही पूर्वज की संपत्ति के वैध हिस्सेदार होंगे। मिताक्षरा कानून के बारे में बात की जाए तो यह कानून हिंदू अविभाजित परिवार में उत्तराधिकार संबंधी कानून दो प्राचीन विधियों या मान्यताओं पर आधारित होता है, जिसमें मिताक्षरा और दाय भाग होता है। मिताक्षरा कानून याज्ञवल्क्य की स्मृति में विज्ञानेश्वर की टीका है और ऋषि याज्ञवल्क्य ने याज्ञवल्क्य की स्मृति की रचना की हुई। विज्ञानेश्वर ने 11वीं सदी के उत्तरार्ध और 12वीं सदी के पूर्वपाद में यह सक्रिय रहे। यह सहायक या हमवारिस या समुत्तराधिकारी की अवधारणा पर मान्यता देता है और इस अवधारणा में पैतृक संपत्ति को परिवार के सभी पुरुष सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से रखा जाता है और इन्हें संपत्ति में समान अधिकार प्राप्त होता है। और इसका मतलब होता है कि इस पर संयुक्त अधिकार होता है जो कोई भी वंशज इसका दावा कर सकता है।
कॉर्पोरेशन अपने हिस्से को हस्तांतरित करने का एक पूर्ण अधिकार नहीं है, क्योंकि इसका हिस्सा निश्चित या निर्धारित नहीं होता, और इसका कारण यह है कि कॉर्पोरेशन की जन्म और मृत्यु के में उनके हिस्से को बदलाव रहता है। मिताक्षरा विधि के अनुसार बेटी पैतृक संपत्ति में कॉर्पोरेशन नहीं बन सकती, और अर्थात कॉर्पोरेशन संपत्ति में बेटी का अधिकार नहीं होता तथा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में बेटियों के लिए पैतृक में पुरुषों के समान कॉर्पोरेटरी कानून बनाने का अधिकार होता है। और यह मिताक्षरा कानून जो है वह प्रदेश में कुछ हिस्सों यानी कि पूर्वी हिस्से को छोड़कर पूरे भारत में लागू है, और देश के कुछ पूर्वी हिस्सों में दाय भाग विधि के अनुसार पैतृक संपत्ति में संतानों के अधिकार का निर्धारण किया जाता है। अब आता है मिताक्षरा कानून की 4 उपविधियाँ। पहला तो द्रविड़ या मद्रास स्कूल ऑफ लॉ, दूसरा महाराष्ट्र स्कूल ऑफ लॉ, तीसरा बनारस स्कूल ऑफ लॉ, चौथा मिथिला स्कूल ऑफ लॉ होता है। दाय भाग विधि के बारे में, जो कि मुख्यतः याज्ञवल्क्य के स्मृति और जीमूत वाहन की टीका पर आधारित होती है। इसमें उत्तराधिकार संबंधी नियम आध्यात्मिक लाभ के सिद्धांत पर आधारित होती है, जिसमें पिंड अर्पण या मृत पूर्वजों को चावल का गोला अर्पित करने से संबंधित होता है। इसमें केवल बंगाल व असम के कुछ हिस्सों में यह अनुकरण करता है, इसमें कोई उपविधि नहीं है। मिताक्षरा कानून और दाय भाग विधि की अंतर देखा जाए तो मिताक्षरा कानून एक रूढ़िवादी विधि है और दाय भाग एक सुधारवादी विधि है। इसमें पुत्र का जन्म होते ही पैतृक संपत्ति में उसका अधिकार उसके पिता के हिस्से में होता है मिताक्षरा में, और दाय भाग में पुत्र को पैतृक संपत्ति का अधिकार केवल पिता की मृत्यु के बाद ही प्राप्त होता है। मिताक्षरा कानून में पुत्र अपने जन्म के साथ सहायक बन जाता है, और दाय भाग में पुत्र पिता की मृत्यु की सहायक बना होता है। सहायक अधिकार दादा या परदादा की संपत्ति पर लागू होता है, और उसमें पिता अपने जीवन काल में अपनी संपत्ति का पूर्ण स्वामी होता है। इसमें कोई भी सदस्य अपना हिस्सा तीसरे पक्ष को हस्तांतरित नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका हिस्सा निश्चित या निर्धारित नहीं होता है। इसमें कोई सदस्य अपना हिस्सा हस्तांतरित कर सकता है और इसका हिस्सा निर्धारित होता है। अब आता है सापिंड विवाह के बारे में कि दिल्ली हाईकोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत सापिंड विवाहों के बीच में प्रतिबंध को संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। इससे संबंधित न्यायालय ने कहा है कि यदि विवाह में जीवन साथी के चयन को विनियमित नहीं किया गया है तो यह कौटुंबिक संबंधों को वैधता मिल जाती है। इसमें HMA 1955 की धारा 5 में बी में सापिंड विवाह को प्रतिबंधित करता है। इस धारा में किसी समुदाय की सापिंड विवाह की प्रथा होने पर या इसके रिवाज में होने की अनुमति दी जाती है। सापिंड के बारे में, सापिंड जो विवाह जो होता है वह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत एक किसी भी व्यक्ति को सापिंड नातेदारी में निम्नलिखित के तहत न की जाती है कि मातृ पक्ष में 3 पीढ़ियों के भीतर सदस्य, पैतृक पक्ष की 5वीं पीढ़ी के सदस्य और संबंधित व्यक्ति की मातृ एवं पैतृक पक्ष के ऊपर की पीढ़ियों के पूर्वजों की पहचान और वह व्यक्ति जिसकी पहली पीढ़ी में इसे गिना जाएगा। और 2 व्यक्तियों को एक दूसरे का सापिंड तभी माना जाता है जब उसमें एक निर्धारित पीढ़ियों के सापिंड नातेदारी के वंशज हों और दोनों का एक साझा वंशानुगत पूर्वज हो और यह पूर्वज सापिंड नातेदारी की निर्धारित सीमा में होता है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्वलिटी एंड इक्विटी के बारे में। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने वार्षिक बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित की है, और इस बैठक में भारत ने अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी घोषणा जारी की हुई है। अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी के बारे में कि यह अलायंस सरकारों, उद्योगों और विकास संगठनों का एक समूह होता है, और यह पहल अलायंस G20 लीडर्स घोषणा पत्र की प्रतिबद्धताओं और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के प्रति भारत को समर्पण पर आधारित है। इसका उद्देश्य वैश्विक पद्धतियों को एक साथ लाना, ज्ञान साझाकरण को बढ़ावा देना और महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्यम जैसे प्रमुख क्षेत्रों को निवेश आकर्षित करना होता है। यह गठबंधन निम्नलिखित सतत विकास लक्ष्यों के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें सतत विकास लक्ष्य तीसरा जो है वह अच्छा और स्वास्थ्य और आरोग्यता होता है। चौथा जो होता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित, 5वां लैंगिक असमानता और सशक्तिकरण से, और 17वां जो होता है विकास के लिए वैश्विक भागीदार से संबंधित होता है। अलायंस या गठबंधन के मुख्य भागीदार में जिसमें नेटवर्क भागीदार जो होता है वह विश्व आर्थिक मंच है, संस्थागत भागीदार इन्वेस्ट इंडिया, समर्थन भागीदार बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, एंकर या संचालन कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सेंटर फॉर वुमेन लीडरशिप है। और इस लीडरशिप की जो शुरुआत है 2023 में भारत सरकार ने नई दिल्ली के CIE की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में की गई थी, और इसमें बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ साझेदारी को बनाया गया था।
गठबंधन एंगेजमेंट ग्रुप की गतिविधियों की G20 फ्रेमवर्क की पहलों का अनुसरण करता है। इसमें बिजनेस B20 की स्थापना में 2010 में वैश्विक व्यापार समुदाय के साथ आधिकारिक G20 संवाद मंच के रूप में की गई है। और B20 जो कि लैंगिक समानता में केंद्रित G20 की आधिकारिक एंगेजमेंट ग्रुप है और यह महिलाओं के आर्थिक प्रतिनिधित्व की सशक्तिकरण और प्रगति के G20 गठबंधन से संदर्भित होती है, जिसे 2019 में शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्व सशक्तिकरण को बढ़ाना होता है। अब आता है स्वाति पोर्टल के बारे में। स्वाति पोर्टल जो है वह भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने साइंस फॉर वुमेन या टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पोर्टल शुरू किया गया। यह स्टेम विषयों में जुड़ी भारतीय महिलाओं और लड़कियों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल होता है, जिसमें उद्देश्य भारतीय महिलाओं वैज्ञानिकों को इससे जोड़ने के लिए कार्य में तेजी लाना है। साथ ही समानता, विविधता, समावेशिता पर आधारित दीर्घकालिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है और इसका विकास, होस्टिंग और रखरखाव नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च नई दिल्ली करेगा। राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र की लैंगिक समानता पर प्रणाली व्यापी रणनीति के बारे में, जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने संयुक्त राष्ट्र लैंगिक समानता पर प्रणाली व्यापी रणनीति योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है और इसे 2008 में शुरू किया गया था, जो इसका उद्देश्य मौजूदा संकेतकों में सतत विकास एजेंडा 2030 के अंतर्गत फ्रेमवर्क को मजबूत करना होता है। अब आता है लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 के बारे में, कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 जारी किया हुआ है। मानव विकास सूचकांक 2023-24 को ब्रेकिंग द ग्रिड लॉ री इमेजिंग को ऑपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड शीर्षक से जारी किया गया है। इसे GII 2022 में UNDP की मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 में शामिल किया गया। लैंगिक असमानता सूचकांक के बारे में बात की जाए तो यह वास्तव में महिलाओं और पुरुषों के बीच उपलब्धियों में असमानता को दर्शाने वाला एक समग्र मापन होता है, जो असमानता निम्नलिखित 3 आयामों और मापदंडों पर मापी जाती है, जिसमें प्रजनन स्वास्थ्य, जिसके तहत मातृत्व मृत्यु अनुपात और किशोर प्रजनन दर जैसे संकेतकों का उपयोग किया गया, सशक्तिकरण, जिसके तहत संसद में महिलाओं और पुरुषों के अनुपात तथा कम से कम माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने वाली महिला एवं पुरुष आबादी संकेतक इस्तेमाल करता है, श्रम बाजार, जिसके तहत महिला और पुरुष श्रमिकों की श्रम बल भागीदारी की दर को मापा जाता है। और इसमें GII का जो स्कोर है वह 0 से 1 के बीच दिया जाता है, जिसमें 0 स्कोर का आशय होता है कि महिला और पुरुषों के बीच समानता की स्थिति और 1 का स्कोर होता है कि महिला और पुरुषों के बीच असमानता की स्थिति होता है। और यह 2022 का जो सूचकांक जारी किया गया है, इसमें डेनमार्क को सर्वोच्च रैंक प्राप्त हुई है, जिसमें नॉर्वे और स्विट्जरलैंड का स्थान है। और यह 193 देशों में भारत 108वें स्थान पर आता है। अब आता है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के बारे में, कि हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने 2023 में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किया है। इस अवसर पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 टैक्सफोर्ड को आरंभ किया गया और इसकी थीम जो है वेस्ट टू वेल्थ इसकी थीम है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार के बारे में बात की जाए तो यह देश भर में शहरों, कस्बों और सफाई, स्वास्थ्य, स्वच्छता की स्थिति का पता करने में जुड़ा एक सर्वेक्षण और इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वच्छता के बारे में नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना तथा लोगों के बीच जागरूकता का प्रसार करना और शहरों एवं कस्बों के लिए बेहतर जगह बनाए रखना है। और 2023 का मूल्यांकन पहली बार यह सर्वेक्षण 4 चरणों में आयोजित किया गया। इसके अंतर्गत इसके प्रत्येक भाग को देखते हैं। भाग 1 के अंतर्गत सेवा प्रगति स्तर है, भाग 2 में प्रमाणीकरण, भाग 3 में नागरिक की प्रतिक्रिया और चौथे में फाइनल स्कोर होता है। सेवा स्तर की प्रगति के अंतर्गत देखा जाए तो यह शहरी, स्थानीय निकाय और डॉक्यूमेंट के आकलन कर प्राप्त डेटा में 51% है, जो कि कुल अंक 4830 है। भाग 2 में प्रमाणीकरण है, जो कि कचरा मुक्त शहर की रेटिंग के आधार पर है, जो कि ODF प्लस और वाटर प्लस में 26% है, जिसमें कुल अंक 2500 है। तृतीय में भाग 3 आता है, जो कि नागरिक की प्रतिक्रिया है, जिसमें फीडबैक, भागीदारी, अनुभव, स्वच्छता ऐप और नवाचार होता है, जिसमें 23% है, जो कुल अंक का 2170 आता है। फिर फाइनल स्कोर, जो कि भाग 1, 2, 3 में प्राप्त अंकों के आधार पर शहरों की रैंकिंग की जाती है, जिसमें 100% है, जो कुल अंक का 9500 होता है। इस तरीके से आता है। 2023 के पुरस्कारों के निम्न बिंदुओं पर नज़र डाली जाए तो इसमें आता है सर्वाधिक स्वच्छ का शहर। सर्वाधिक स्वच्छ शहर में दो शहर आते हैं, जिसमें इंदौर और सूरत का स्थान है। इसमें रैंकिंग में तीसरा स्थान नवी मुंबई यानी महाराष्ट्र का रहा है और इंदौर ने लगातार 7वीं बार इसमें पहला स्थान प्राप्त किया हुआ है।
1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में आता है सासवाड़ महाराष्ट्र, पाटन गुजरात, लोनावाला महाराष्ट्र के शीर्ष 3 स्थान शामिल हैं। स्वच्छ राज्य में आता है महाराष्ट्र को देश का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है। इसके बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का स्थान आता है। स्वच्छ छावनी बोर्ड में महू, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे स्वच्छ छावनी है। फिर आता है स्वच्छ गंगा शहर में वाराणसी उत्तर प्रदेश का। इसके बाद प्रयागराज और चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित पुरस्कार प्रदान किया गया। अब आता है इसके अंतर्गत अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। पहली तो आती है भारत में मासिक धर्म अवकाश नीति के बारे में कि भारत में सार्वजनिक मासिक धर्म अवकाश यानी कि पेड मेस्ट्रुअल लीव प्रदान करने की नीति के संबंध में कोई चर्चाएं हुई हैं। भारत में मासिक धर्म की अवकाश नीति की स्थिति के बारे में देखा जाए कि भारत में मासिक धर्म अवकाश नीति को विनियमित करने का कोई कानून नहीं और भारत में सार्वजनिक मासिक धर्म अवकाश के लिए कोई केंद्रीकृत दिशा निर्देश भी नहीं। मासिक धर्म स्वच्छता नीति 2023 के अंतर्गत लैंगिक भेदभाव के मुद्दों को संबोधित करने और कार्य के लिए एक अनुकूल माहौल बनाने की आवश्यकता को पहचानती है। साथ ही है मासिक धर्म के दौरान छुट्टी और घर से काम करने के विकल्प का समर्थन भी करती है। यह जोमेटो, स्विगी, बायजूस जैसी कई अन्य कंपनियों के सार्वजनिक मासिक धर्म अवकाश प्रदान करती है और उन्हें बेहतर औद्योगिक उदाहरणों के लिए मानक स्थापित करती है। भारत में लिव इन रिलेशनशिप के बारे में कि उत्तराखंड विधानसभा ने पारित समान नागरिक संहिता विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने का यह कानून बन गया। यह कानून जो है राज्य में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले सभी व्यक्तियों को यानी कि उत्तराखंड के निवासी या किसी अन्य राज्य के निवासी को रजिस्ट्रार के समक्ष पंजीकरण कराना होगा और भारत में लिव इन रिलेशनशिप के संबंधों को स्पष्ट रूप से किसी कानून या रीति रिवाज के तहत शासित नहीं किया गया। लिव इन रिलेशन के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ निर्णय दिए गए थे, जिसमें ललिता टोप्पो बनाम झारखंड राज्यवाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत लिव इन पार्टनर को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत प्रदान की गई राहत से अधिक राहत प्रदान की जाएगी। इंदिरा शर्मा बनाम BKB शर्मा बाद में इसमें न्यायालय ने कहा कि यदि 2 अविवाहित पार्टनर्स आपसी सहमति से लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो यह ना वैध है और ना ही अपराध माना जाएगा। अब आता है घर या गो होम एंड टू रीयूनाइट पोर्टल के बारे में कि यह जो पोर्टल है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। यह पोर्टल किशोर न्याय अधिकरण अधिनियम 2015 के तहत प्रोटोकॉल के अनुसार बालकों के पुनर्वास और घर वापसी की एक डिजिटल माध्यम में निगरानी करता है। NCPCR एक सांविधिक संस्था है जो 0 से 18 साल के बच्चों के लिए अधिकारों की सुरक्षा के लिए है और यह बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत गठित किया गया। इसमें एक अध्यक्ष 6 सदस्य होते हैं। इसे केंद्र सरकार प्रस्तुत करती है तथा पॉस्को अधिनियम 2012 और शिक्षक अधिकार अधिनियम के तहत इसमें जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। भारतीय आदिम जनजाति सेवा संस्थान के बारे में जो कि केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में भारतीय आदिम जनजाति सेवा संस्थान को नवीनीकृत राष्ट्रीय विशिष्ट जनजातीय संग्रहालय और लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया और इसकी स्थापना 1948 में श्री अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर यानी कि ठक्कर बाबा ने की थी और यह संगठन जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए कार्य करता है। अब आता है प्रेरणा प्रोग्राम, जो एक तरीके से हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने प्रेरणा अनुभव पर आधारित एक शिक्षा कार्यक्रम आरंभ किया है। इसके तहत प्रतिभागियों के नेतृत्व क्षमता का विकास प्रदान करता है और यह कार्यक्रम कक्षा 9 से 12वीं तक के चयनित छात्रों के लिए एक सप्ताह में चलने वाला आवासीय कार्यक्रम है, जिसमें प्रत्येक बैच के 20 छात्रों का चयन किया गया है, जिसमें 10 लड़के एवं 10 लड़कियां शामिल होंगे। और इस कार्यक्रम को बड़नगर गुजरात में 1888 में स्थापित वर्नाकुलर स्कूल से शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य वसुधैव कुटुंबकम की भावना को मूर्त रूप देना और विविधता में एकता को बढ़ावा देना होता है। शिक्षा मंत्रालय में AICTE निवेशक नेटवर्क के बारे में कि शिक्षा मंत्रालय ने इन्वेस्टर नेटवर्क लॉन्च किया। AICTE और MOE के इनोवेशन सेल ने संयुक्त रूप से स्थापित किया है। यह अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद पर आधारित होता है। इसका उद्देश्य नवाचार की संस्कृति को मजबूत करना और स्टार्टअप फंडिंग के जो मुद्दे समाधान के लिए छात्रों, शिक्षकों, निवेशकों के लिए बाजार प्लेटफॉर्म लाना होता है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है विदेशों में प्रतिभागियों के लिए भाग लेने के लिए छात्रों की सहायता के बारे में कि यह एक तरीके से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत SSPA को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य भारतीय छात्रों को तकनीकी शिक्षा में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाना है और इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक कार्यक्रमों से जुड़ी प्रतियोगिताओं को भाग लेने में न्यूनतम 2 से 10 बैचलर छात्रों की एक टीम छात्रा को सहायता पंजीकरण शुल्क प्रदान करती है।
यह तकनीकी शिक्षा में छात्रों की एक टीम जिसमें AICTE द्वारा मंजूरी प्राप्त तकनीकी संस्थानों को अधिसूचित तकनीकी कोर्स में दाखिला दिए गए हैं, जिसमें प्रमाणित डिप्लोमा, BTech, इंटीग्रेटेड MTech, MTech, MBA, MCA, होटल मैनेजमेंट के छात्र विदेश में प्रतिस्पर्धा के लिए पात्र होते हैं। अब आता है स्वयं पोर्टल के बारे में। जो पोर्टल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्वयं पोर्टल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। यह पोर्टल जो है वह ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म में शिक्षार्थियों के लिए शैक्षणिक अवसर प्रदान करना है। इस पोर्टल के बारे में देखा जाए तो यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप होता है, जिसमें इंडस्ट्री लीडर के सहयोग से ऐसे कोर्स शामिल किए जाएंगे जो उद्योग जगत की ज़रूरतों को पूरा कर सके और प्रशिक्षुओं को रोजगार प्राप्ति योग्य बनाया जा सके, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है स्वयं प्लस पोर्टल के बारे में। यह जो पोर्टल है अलग अलग रणनीतिक साझेदारी है, शैक्षणिक संस्थानों, उद्योग जगत, एडटेक प्लेटफॉर्म और व्यक्तिगत योगकर्ताओं के साथ समन्वय के एक इकोसिस्टम में अप्रोच अपनाएगा और स्वयं वर्तमान में शैक्षणिक संस्थान के साथ साझेदारी को ध्यान केंद्रित करता है। अब आता है वर्ल्ड प्रॉपर्टी क्लॉक के बारे में। वर्ल्ड प्रॉपर्टी क्लॉक जो है एक तरीके से नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में चरम निर्धनता में अपनी आबादी के 3% से नीचे लाने में सफलता प्राप्त करता है। इसका तात्पर्य है कि भारत की केवल 3% से कम आबादी चरम निर्धनता में जीवन यापन करती है। WPC के बारे में, जो कि एक वैश्विक डेटा कंपनी यानी कि वर्ल्ड डेटा लैब ने विकसित किया है और यह विश्व के लगभग प्रत्येक देश में 2030 के तक के लिए रियल टाइम आधारित अनुमान प्रदान करती है। यह चरम निर्धनता को समाप्त करने की दिशा में वैश्विक प्रगति पर नज़र भी डालती है। अब आता है स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग पहल के बारे में, जो कि जल शक्ति मंत्रालय में पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग पहल शुरू की है। इस पहल को पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से शुरू किया गया है। यह पर्यटन उद्योग के लिए शुरू किया गया है और यह पहला 5 रेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन मध्य प्रदेश में 22 रिसोर्ट्स प्राप्त करता है और यह एक प्रकार की रेटिंग प्रणाली है जिसके तहत साफ सफाई और स्वच्छता के विशिष्ट मानकों के पालन के आधार पर अलग अलग पर्यटक सुविधाओं का मूल्यांकन किया जाता है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट के बारे में कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क ने इसे जारी किया गया है। यह 6 मुख्य मानकों पर आधारित है तथा यह स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, सामाजिक सहायता, कम भ्रष्टाचार, उदारता और स्वास्थ्यता से संबंधित स्वतंत्रता से संबंधित होती है। इसके प्रदर्शन का आकलन व्यक्ति के जीवन को अनुभव पर आधारित है, जिसमें 143 जीवों की सूची में 126वां स्थान है, जिसमें फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड आता है। इसमें शीर्ष स्थान पाने वाले फिनलैंड, सबसे नीचे स्थान पर अफगानिस्तान आता है। UNSDSN की बात की जाए तो इसकी स्थापना जो है 2012 में संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून के द्वारा की गई थी, जो कि जिसका सचिवालय पेरिस फ्रांस में, कुआलालंपुर मलेशिया और न्यूयॉर्क में स्थित है। अब आता है डिजिटल डिटॉक्स के बारे में कि कर्नाटक सरकार ने ऑल इंडिया डिजिटल डेवलपमेंट फोरम और NIMHANS के सहयोग से डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की है। डिजिटल डिटॉक्स उस समय अवधि से को कहते हैं जिसके दौरान कोई व्यक्ति मोबाइल, लैपटॉप जैसे ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का जानबूझकर कम समय बिताता है। इस पहल का उद्देश्य रिस्पॉन्सिबल गेमिंग सुनिश्चित करता है, जिसमें जागरूकता बढ़ाकर व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए डिजिटल डिटॉक्स केंद्र की स्थापना करके और कार्यशालाओं के माध्यम से सामुदायिक कनेक्शन आदि होता है। और डिजिटल डिटॉक्स की आखिर आवश्यकता क्यों है कि यह मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए, किसी कार्य पर सही से फोकस न करने की समस्या के समाधान के लिए और प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भरता के कारण वास्तविक दुनिया के संबंधों में आए तनावों को दूर करने आदि के लिए होता है। तो इस तरीके की ये प्रवृत्ति इसमें देखने को मिलती है। यहाँ पर ये टॉपिक आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में आपका जो टॉपिक आएगा वो आएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में। फिर इसके बाद आपका संस्कृति रहेगा, तो इसके साथ साथ आपके 2 लेक्चर के साथ ही आपका PT 365 कवर हो जाएगा। और आपकी जो अभी जो मैराथन एक लाई गई थी एंशिएंट इंडिया की, तो अभी तो आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की आई हुई है। अभी आपका 1-2 दिन में आपका मेडाइवल मतलब कि मध्यकालीन भारत का दिया जाएगा, उसके बाद आधुनिक भारत का दिया जाएगा, ताकि आपकी एक मैराथन में तीनों ही कवर हो जाए। तो इसके संदर्भ में आपकी उस एग्ज़ाम को टारगेट करके मैराथन सीरीज चलाई गई है। आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।